नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज़ चैनल परीक्षा निकेतन आ यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। और एसएससी एमटीएस 2023 के एग्जाम के लिए 21 सितंबर 2017 शिफ्ट 1 के आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। एक नलसाज के हाथ में एक ड्रिल मशीन किस प्रकार की वस्तु है। तो यहाँ पे देखो बात की जा रही है अ ड्रिल मशीन इन द हैंड्स ऑफ अ प्लम्बर इज व्हाट टाइप ऑफ गुड। तो आपको यहाँ पे बताना है कि किस प्रकार की वस्तु है। क्या ये कंज्यूमर वस्तु है, महंगी वस्तु है, चीप वस्तु है या इंटरमीडिएट वस्तु है। तो अधिकतर लोग इसका आंसर क्या लगा देंगे, ये मध्यस्थ वस्तु है, क्योंकि क्या करती है जो वर्कर है उसका काम करने में मदद करती है। तो अधिकतर लोग इसका आंसर क्या लगा देंगे, इंटरमीडिएट लगा देंगे, क्योंकि ये तो सभी को पता है कॉस्टली और चीप का तो यहाँ पे कोई पूछा नहीं जाएगा। और यहाँ पर जो इंटरमीडिएट लगा रहे हैं ये भी गलत है, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, कंज्यूमर गुड है। आप कह दो कंज्यूमर गुड कैसे होता है, ठीक है। तो कोई भी वस्तु, ठीक है, कोई भी वस्तु जो क्या करती है एक मतलब सेवा या कार्य प्रदान करके और अधिक कामों में हेल्प के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब है कि अन्य माल के उत्पादन के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं उपभोक्ता वस्तु या कंज्यूमर गुड। क्योंकि डेफिनेटली जो प्लम्बर है वो अपनी ड्रिल मशीन का प्रयोग करके क्या करेगा, अन्य माल का उत्पादन। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कहीं पर कार्य करेगा और उस कार्य के बदले उसको क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि उपभोक्ता वस्तु वो वस्तुएं होती हैं जिनके उपयोग के द्वारा हम लोग अन्य माल का या अन्य सेवाओं का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। इन्हीं को बोलते हैं कंज्यूमर गुड। तो यहाँ पे जो ड्रिल मशीन होगी वो कंज्यूमर गुड का कार्य करेगी। तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे सही होगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के पास कितनी संस्थाएं हैं। सभी जानते हैं कि सरकार की 3 मेन बॉडीज होती हैं। एक होती है लेजिस्लेटिव ब्रांच, एक होती है एग्जीक्यूटिव और तीसरी कौन सी होती है, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव में क्या होते हैं, कानून निर्माण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसमें आपका लोकसभा, राज्यसभा ये सब आते हैं। और एग्जीक्यूटिव जिसको बोलते हैं विधायिका, ठीक है, ये कानून का कार्यान्वयन का कार्य करती है। और तीसरा होता है जुडिशरी, यानी कि जो कानून बनाए गए हैं वो सही से इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या बोल सकते हैं उन कानून का रक्षक किसे कहा जाता है, उनको बोलते हैं न्यायपालिका को बोलते हैं, ठीक है। तो सीधा सीधा मतलब ये होता है विधायिका। और एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका। यहाँ पे जो विधायिका लिख गया वो गलत है। लेजिस्लेटिव मतलब होता है विधायिका, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका और जुडिशरी का मतलब होता है न्यायपालिका। ये सरकार की, ये भारतीय संविधान के अनुसार 3 ब्रांचेज होती हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं, यानी हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। यानी कि समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये हमें क्या दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स। पहले जो कानूनी अधिकार था वो जिसको बोलते थे, जो हमारी संपत्ति का अधिकार था वो भी फंडामेंटल राइट में आता था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया है। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो कितने हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगर आप लोग को यहाँ पर ये आर्टिकल भी पूछे जाए, कभी कभी तो पूछे ही जाते हैं। तो इक्वलिटी की बात करेंगे, ये आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 ये आता है राइट टू इक्वलिटी में। और अगर राइट टू फ्रीडम की बात करेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका आता है 19 से लेकर 22 में, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका आता है आर्टिकल 23 और 24 में, ठीक है। और जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेंगे ये आता है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। और सांस्कृतिक और शैक्षिक जो अधिकार है ये आर्टिकल 29 से 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आर्टिकल 32। ये भीमराव अंबेडकर साहब ने आर्टिकल 32 को ही संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। तो यानी राइट टू, यानी संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये भीमराव अंबेडकर साहब के अनुसार ये संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो वर्तमान में ये 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। इनका आर्टिकल जरूर रूप से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करता है जब पूर्ण स्वराज को पारित किया जाता है। यानी जब पूर्ण स्वराज की मांग पारित की गई थी तब उस समय आपके पूछा गया कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये अधिवेशन कौन सा था जब पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, लाहौर अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन में इसकी मांग की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। अपने पिता की ओर से मुगल किसके वंशज हैं। यानी कि सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा गया है, हुज डिसेंडेंट्स वर द मुगल्स फ्रॉम देयर फादर्स साइड, ठीक है, पिता की साइड से कौन उनके ये वंशज हैं। तो ये तैमूर का वंशज हैं। किसके वंशज हैं, तैमूर के वंशज हैं। और क्योंकि शासकों में अगर देखा जाए तो जो चंगेज़ खान था, ठीक है, उसकी जब मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद मंगोल जनजातियां भारत में आई थी। और फिर बाद में जो तैमूर आ गया था और तैमूर के बाद फिर बाबर आया, बाबर के बाद इस तरीके से पूरा मुगल शासन आपका चलता रहा। तो तैमूर के वंशज हैं, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो हमारे सौर मंडल में आपके ग्रह कितने हैं, 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं, 8।
और अगर बात करेंगे सूर्य के सबसे पास में और पहला ग्रह कौन सा है, मरकरी यानी कि बुध, फिर आपका वीनस यानी शुक्र, फिर आपका आता है अर्थ यानी कि पृथ्वी, फिर आपका मार्स यानी मंगल, जुपिटर यानी बृहस्पति, फिर सैटर्न यानी शनि, फिर यूरेनस यानी अरुण और नेपच्यून यानी कि वरुण। ठीक है, प्लूटो भी पहले ग्रह था लेकिन बाद में इसको डार्क प्लैनेट घोषित कर दिया गया। तो वर्तमान में हमारे जो सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। ठीक है, और जो शुरुआत के जो आप 4 ग्रह देखते हैं इनको बोलते हैं आंतरिक ग्रह, और जो लास्ट के आप 4 ग्रह देखते हैं इनको बोलते हैं बाह्य ग्रह। ठीक है, तो यहाँ पर मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एस्ट्रॉयड बेल्ट। इसी कारण से आंतरिक और बाह्य ग्रह क्या होते हैं, विभाजित कर दिए गए हैं। तो 8 ग्रह हैं वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, पृथ्वी पर सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। सभी लोग जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो और भी आपको ये पर्वत दिए गए हैं इनकी अगर आप हाइट जानना चाहें तो जो माउंट एवरेस्ट की हाइट है वो 8848.86 मीटर है, जो 0.86 पिछले ही साल में नया अपडेटेड डाटा आया था। ठीक है, और अगर मोना का है कि जो माउंट बात करेंगे ये कहाँ पर, ये हवाई द्वीप पर स्थित है। मोना किया जो आपका पर्वत श्रेणी है, जो पीक है, ये हवाई द्वीप पर स्थित है और इसकी ऊंचाई है 4207 मीटर। और जो कंचनजंगा पर्वत है ये अपना इंडिया में ही है। ठीक है, और इसकी जो हाइट है 8586 मीटर। देखो आप यहाँ से क्वेश्चन और बात कर सकते हैं, पूरे विश्व की बात करेंगे तो आपका माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो कंचनजंगा या K2 या माउंट गार्डवेन ऑस्टिन इसी का नाम है। 8586 इसकी ऊंचाई है। और जो मकालू पर्वत है ये आपका नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, नेपाल में, और इसकी जो ऊंचाई है नेपाल में किसकी, मकालू पर्वत की 8485 मीटर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। यदि आमाशय में किसी भी हाइड्रोलिक एसिड का उत्पादन नहीं होता है तो कौन सा एंजाइम काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपका एंजाइम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो तो आपका होगा पेप्सिन एंजाइम। लेकिन यहाँ पे जितने भी प्रकार के एंजाइम्स दिए गए हैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आप समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे टैलिन एंजाइम की, ये जो टैलिन एंजाइम है ये हमारे लार ग्रंथियों में पाया जाता है। ठीक है, और ये एमाइलेज के रूप में है, यानी कि जब ये मुंह में भोजन को चिकनाई प्रदान करता है, जब हम खाना खाते हैं तो लार के रूप में ये टैलिन नामक आपका एंजाइम निकलता है और जो क्या करते हैं खाने को निगलने में हमको हेल्पफुल करता है। ठीक है, तो टैलिन जो एंजाइम है वो कहाँ पाया जाता है, हमारी लार ग्रंथियों में पाया जाता है। अगर हम बात करेंगे रेनिन की, तो रेनिन है ये हमारे ब्लड प्रेशर की वृद्धि का कारण है। ठीक है, क्योंकि जो बीपी का प्रेशर बढ़ता रहता है वो रेनिन एंजाइम के कारण होता है, तो ये उसके लिए काम आता है। तीसरा आपका पेप्सिन मैंने बता ही चुका है, ये जो प्रोटीन होता है उनको छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है और इस प्रकार ये किस में हेल्प करता है, ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। कौन, आपका पेप्सिन। तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन नहीं हो रहा है, HCl का उत्पादन नहीं हो रहा, तो कौन सा एंजाइम काम नहीं करेगा, ये वाला पेप्सिन एंजाइम काम नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रोटीन को फिर डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, और अगर लाइपेज की बात करते हैं, ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल नामक छोटे छोटे अणु हैं, यानी ये फैट को क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो सीधा सीधा कभी कभी आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि फैट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन सा है, लाइपेज है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला पेप्सिन है। ठीक है, और लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, आपका टैलिन पाया जाता है। ठीक है, और सीधा सीधा काम यही है इनका आंसर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कौन सा पेप्सिन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। मुख्य जड़ से निकलती छोटी जड़ों को क्या कहा जाता है, स्मॉलर रूट्स कमिंग आउट द मेन रूट। तो कल ही मैंने एक पिछला वाला सेट हुआ था वहाँ पे भी आपको बताया था, जो मेन रूट होती है इसको टैप रूट कहा जाता है। जो मेन रूट ये वाली देख रहे हैं इसको बोलते हैं टैप रूट, और इसी को हिंदी में बोलते हैं मूसला जड़। क्या बोलते हैं, मूसला जड़। ये जो कि आपके प्लांट के मेन भाग से निकलती है, मुख्य भाग से निकलती है, इसको मूसला जड़ या टैप रूट कहते हैं। और इसी टैप रूट के फिर ये देखो ब्रांचेस किस तरीके से बढ़ गई हैं, और ये ब्रांचेस बढ़ गई हैं इनको बोला जाता है लेटरल रूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेटरल रूट, यानी कि पार्श्व जड़ें। तो यहाँ पर जो छोटी छोटी जड़ें हैं इनको लेटरल रूट यानी पार्श्व जड़ कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। एंथ्रेसाइट और ल्यूकोसाइट्स दोनों कहाँ बनते हैं। एक्चुअली में जो हमारी हड्डी होती हैं, ठीक है, हड्डी के अंदर क्या पाया जाता है, बोन मैरो पाया जाता है, जिसको हिंदी में अस्थि मज्जा कहा जाता है। तो एंथ्रोसाइट्स होगा, ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ये दोनों हमारे बोन मैरो में बनते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, ये 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। इलेक्ट्रीशियंस यूज़ रबर ग्लव्स वाइल वर्किंग बिकॉज, यानी कि जो विद्युत का काम करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन जो काम करते हैं, और देखो इलेक्ट्रीशियन की हिंदी कितनी बढ़िया दी गई है, विद्युत कार। ठीक है, काम करते समय रबर के दस्तानों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि रबर एक क्या करते हैं, इंसुलेटर का काम करते हैं, और इंसुलेटर का काम करने से इलेक्ट्रिसिटी आपकी ट्रांसफर नहीं हो पाती है, जिससे इनको करंट नहीं लगता है। ठीक है, इस कारण से वो क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने।
इफ़ अ पेंडुलम इज अलाउड टू ऑसिलेट इन वैक्यूम इट्स टाइम पीरियड विल, यानी कि यदि कोई दोलन है निर्वात में, निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम में, जहाँ पर किसी प्रकार का एयर वगैरह नहीं है, ठीक है, निर्वात में इसको क्या करते हैं, उसको मूव कराया जाता है, ऑसिलेट कराया जाता है, क्योंकि जो पेंडुलम होता है वो किसका करता है, जैसे ये मान लो पेंडुलम है, ये इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, इस तरीके से ये क्या करेगा, ऑसिलेशन करता रहेगा। तो अगर वो निर्वात में चलाया जा रहा है, ठीक है, तो इसकी समयावधि क्या होगी, घट जाएगी, बढ़ जाएगी या एक ही रहेगी, तो ये हमेशा एक ही रहती है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, निर्वात में चल रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कि किसी भी दोलन का जो आवर्तकाल का सूत्र होता है T बराबर 2π√L/g, ये क्या होता है, ये होता है। अब इसका मतलब अगर उसको निर्वात में कर रहा है तो समय किस पर डिपेंड करता है, लंबाई और गुरुत्वाकर्षण पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में कुछ बात कही नहीं जा रही, तो एक कैसा रहेगा, बिल्कुल सेम ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल या जिसको बोलते हैं ईमेल, ईमेल का यहाँ पे सही फॉर्मेट क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा ईमेल का सही फॉर्मेट यहाँ पर ये होगा xyz@website.co.in, क्योंकि ये जो @ है इसके पहले ये जो लिखा हुआ है वर्ड, इसको बोलते हैं डोमेन नेम, और डोमेन नेम के बाद ये आपका @ का सिंबल आता है, फिर आप जो वेबसाइट इसको लॉन्च कर रही है उसका नाम आता है, जैसे कोई भी आप ईमेल आईडी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है परीक्षा निकेतन, परीक्षा निकेतन, ये डोमेन नेम हो जाएगा, परीक्षा निकेतन @ और यहाँ पे वेबसाइट क्या है, जैसे Gmail, और फिर .com लगा करके इसको बना दिया जाता है। तो इसका करेक्ट फॉर्मेशन होता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे सामने, कौन सा है, 14 नंबर क्वेश्चन है। एक तत्व का जो परमाणु संख्या होती है वो किससे निर्धारित की जाती है, यानी कि द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 1H, हाइड्रोजन लिख दिया 1H2, ये लिख दिया, तो ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसी को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। और जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और उसमें उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर है इसको बोलते हैं एटॉमिक मास, क्या बोलते हैं इसको, एटॉमिक मास बोलते हैं या परमाणु भार बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, A से। तो A बराबर सूत्र होता है P+N, यानी कि एटॉमिक मास बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया एक तत्व का जो परमाणु संख्या है यानी एटॉमिक नंबर है वो किस पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है कि जो परमाणु संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तो एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को जोड़कर नहीं, क्योंकि ये बराबर होते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर परमाणु क्रमांक Z में, तो ये भी गलत हो जाएगा। बैलेंसी का भी कोई मतलब नहीं है। तो एक परमाणु में जो प्रोटॉन की संख्या होती है, ये देखो Z बराबर P, तो वही क्या होता है, उसका परमाणु क्रमांक होता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सबसे स्थिर या अक्रिय परमाणुओं के बाहरी खोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। मतलब कि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, किसमें, जब इनर्ट एटम है। इनर्ट मतलब अक्रिय गैस है। अक्रिय गैसों का सीधा मतलब ये होता है कि वो किसी से क्रिया नहीं करेंगी। तो क्रिया नहीं करेंगी तो जो परमाणु होंगे, परमाणु का जो अष्टक होता है, ठीक है, ऑक्टेनल नंबर होता है, वो क्या होता है, पूर्ण माना जाएगा। और अष्टक से ही रिप्रेजेंट बनता है, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और जब उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्थिर माना जाएगा, ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। What are the dissolved and suspended impurities in sewage card, यानी कि मल में जो गंदगी होती है, ठीक है, विघटित और निलंबित गंदगी को क्या कहते हैं। आप हिंदी पे मत जाइएगा क्योंकि इससे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि जो घुली हुई और सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती हैं इनको कहा जाता है कंटेमिनेंट्स, यानी कि दूषित पदार्थ, क्योंकि यही क्या करते हैं, जो पानी को गंदा करने का कार्य करते हैं, ठीक है, सीवेज के गंदा करने का काम करते हैं, तो कंटेमिनेंट्स कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे सामने। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत निम्नलिखित में से क्या ऋण की श्रेणी नहीं है। तो जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना थी, इसमें जो आपका ऋण प्रोवाइड किया जाता था वो 3 स्टेज में किया जाता, कि एक तो बोला जाता शिशु, दूसरा था किशोर और तीसरा था तरुण। शिशु में 50,000 तक का आपको लोन प्रोवाइड किया जाता था, और जो किशोर लोन था इसमें आपको 50,000 से 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाता था, और जो तरुण था इसमें 5 लाख से 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाता था। तो यहाँ पे शिशु भी है, तरुण भी है, किशोर भी है, लेकिन वयस्क नाम का कोई भी प्रकार का लोन नहीं है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जो कि नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने। निम्नलिखित में से किसने गिरोह की गति के नियम दिए। तो कैपलर ने गिरोह की गति के संबंधी नियम दिए थे, और 3 नियम थे गिरोह की गति के कैपलर के, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे सामने। किस देश ने 2017 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। तो ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि उस समय का पेपर है, तो डेफिनेटली उस समय जो ट्रॉफी जीती थी वो पाकिस्तान ने जीती थी, ठीक। चलिए, इंग्लैंड को हरा करके, नहीं, इंग्लैंड में ये लॉन्च की गई थी, और ये 180 रनों से शायद ये लोग जीते थे, ठीक है। ये उस समय का करंट क्वेश्चन है।
बेस्ट नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। जो फुलकारी है, कांता है, चिकनकारी है, जो हरियाणा के प्रसिद्ध हैं, ये डांस हैं, डांस तो नहीं है क्योंकि चिकनकारी एक प्रकार की क्या है, ये एम्ब्रॉयडरी है, कढ़ाई का काम करते, मतलब ये डिजाइन्स वगैरह तैयार होती है, उन पे आती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2017 के विजेता कौन है? उस समय का करंट क्वेश्चन है, और उस समय ये इटली के जो मेयर गुलसी निकोलनी थे, उन्होंने इसको जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? गॉड्स ऑफ अंटार्कटिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो पुस्तक है ये असवर्धन शुक्ला है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, द मेकोंग गंगा कॉपरेशन इज एन इनिशिएटिव बाय इंडिया एंड हाउ मैनी अदर कंट्रीज, यानी मेकोंग का ये सहयोग है भारत और अन्य कितने देशों द्वारा आरंभ किया गया था? ये 5 देशों के द्वारा आयोजित किया गया था, और मतलब जो आसियान के सदस्य देश हैं उनके द्वारा ये क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 7 अप्रैल 2017 को इसकी स्थापना की गई थी, और इसकी बैठक की गई थी वो दिल्ली में हुई थी, शायद 8वीं बैठक थी उस समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो पंजाब करता है, राजस्थान भी करता है, गुजरात भी करता है, महाराष्ट्र पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द ओके, यहाँ पे आई थिंक ये आपका कौन सा क्वेश्चन था? लास्ट क्वेश्चन नहीं था, एक क्वेश्चन लगाना भूल गए शायद मैं, तो मैं बता दूं एक क्वेश्चन इसका ये था, जीडीपी का फुल फॉर्म पूछा गया था इसमें। जीडीपी तो सभी लोग जानते हैं जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये उसका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ने आप लोगों ने इस सेशन को बड़ी तरीके से एंजॉय किया होगा। आज का सेशन थोड़ा और फास्ट रहा है क्योंकि समय कम था आज मेरे पास, लेकिन फिर भी अगले वाला जो सेशन होगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो समय को बिल्कुल बर्बाद ना करें, क्योंकि जितने ज़्यादा हम आपके सामने वीडियो ला सकते हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चन को आपके सामने ला सकते हैं, ये क्वेश्चन आपकी उतनी ही मदद करेंगे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग में कि किस प्रकार के क्वेश्चन लगातार एक श्रृंखलाबद्ध आपसे पूछे जा रहे हैं, और आगे भी उनकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, तो अपना सपोर्ट बनाए रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।